हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्पीसीज के बारे में, जिसमें आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसोस्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एटॉमिक स्पीसीज हमें समझना है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? वैसे एटम्स की बात यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं जिसकी एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा, वैसी स्पीसीज को आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग कहते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number called isotopes। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, सपोज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। अगर आप देखें तो इन तीनों स्पीसीज में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? अलग अलग है। वैसी स्पीसीज जहां पे एटॉमिक नंबर तो सेम होता हो लेकिन मास नंबर अलग अलग होता हो, तो वैसी स्पीसीज को हम लोग आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं देखें वो सबसे पहले लास्ट लेक्चर को देखें, उसके बाद ही आज के लेक्चर तक आप मूव करें, ठीक है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर 1 है, यहां भी 1 है और यहां पर क्या है? 1 है। लेकिन अगर आप मास नंबर की बात कर रहे हैं, मास नंबर बोलो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, दोनों सेम होगा हमारे पास, है ना। यहां पे मास नंबर 1 है, यहां पे मास नंबर 2 है और यहां पे मास नंबर क्या है? 3 है। वैसे स्पीसीज जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और मास नंबर आपका अलग अलग हो, तो आइसोटॉप्स में आप यहां पे एक पॉइंट कह सकते हैं, isotopes have same number of proton but different number of neutron। न्यूट्रॉन यहां पर डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन बाबू? मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 2 में से 1 लेके जाएंगे तो 1 होगा और यहाँ 3 में से 1 लेके जाएंगे तो 2 होगा। तो आप देखें प्रोटॉन का नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? अलग अलग है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बात करूं कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं, एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 37। तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, तो आप इसको भी आइसोटॉप्स नाम देंगे। सिमिलरली और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, यूरेनियम 92 235 मास है और एक यूरेनियम जिसका मास है 238 मास है, ठीक है। तो यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 और मास नंबर एक होता है 235 और एक होता है आपके पास 238। तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, तो आप इसको भी आइसोटॉप्स के कैटेगरी पे रख सकते हैं। तो आइसोटॉप सिंपल क्या हुआ बाबू? आइसोटॉप हम लोग वैसी स्पीसीज को कह रहे हैं जहां पे एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर आपके अलग अलग होंगे, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या होगा? तो डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक ना।
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं तो आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको सेम सेम देखने को मिलता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप माइंड में बना कर रखना। आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को जो है ना इसके बाद लिख देना, इस वाले पॉइंट को इसके बाद लिख देना। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे स्पीसीज भी आपने देखे होंगे जहां पे जो मास नंबर है वो आपका फ्रैक्शन पे मिलता है। जैसे क्लोरीन का एक्चुअल मास 35.5 पीरियोडिक टेबल पे लिखा जाता है। तो ये जो फ्रैक्शन वाले मास नंबर मिलते हैं ना, ये आइसोटॉप्स की वजह से ही होता है। एक्चुअली में फ्रैक्शनल एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। अब एवरेज एटॉमिक मास, जिसको आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के तरह भी सोच सकते हैं, ये डेवलप होता है ड्यू टू आइसोटॉप्स। कैसे एवरेज वाला बनता है, आइए जरा बात करते हैं। अगर मैं एटॉमिक वेट दिखाऊं तो एटॉमिक वेट है क्या, आप कह सकते हो द एवरेज वेट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन या ऑफ द एलिमेंट्स कॉल्ड एटॉमिक वेट। ठीक है, अब एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाएगा, तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दिस इज समेशन ऑफ mi(xi) डिवाइड बाई समेशन ऑफ xi। अब ये क्या है इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, उससे पहले आप इन सारी चीजों को कॉपी कर लो, है ना, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, अगर मैं यहां पे दिखाऊं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है m। अब m का 3 आइसोटॉप से मान के चलो, कितने आइसोटॉप से, 3। एक आइसोटॉप से जिसका एटॉमिक वेट है m1, एक है जिसका वेट है m2 और एक है जिसका वेट है m3। यह है आपके पास आइसोटोपिक वेट। पहला आइसोटॉप्स का वजन m1 बोला, दूसरे का m2 बोला और तीसरे का m3 बोला, और सब का परसेंटेज अकरेंस, कितना परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लो ये x1% है, ये आपके पास x2% है और ये आपके पास x3% है। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट या फिर एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले m1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और m3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे ऐसे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस और m3x3। इस तरीके से अगर और भी अगर कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो m4 हो गया और x4 हो गया, तो सबको मल्टीप्लाई करके सम करना होगा, डिवाइड बाई, अब जितने भी आपके पास परसेंटेज अकरेंस है उसको भी ऐड करना होगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा, x3 होगा। और इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, समेशन ऑफ mi(xi), समेशन बोलिए, सिग्मा बोलो, है ना, सिग्मा mi(xi) डिवाइड बाई सिग्मा xi। यहाँ पे जितना होगा सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और यहाँ पर जितना होगा सबको जोड़ना है। ठीक है, इसको पहले कॉपी करो, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैटर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटॉप्स एंड देयर आइसोटॉपिक वेट 11, 12 and 13 यूनिट and their percentage of occurrence
in nature is 85, 10 and 5 respectively. Then calculate the average weight of the element. सपोज करो कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है E, ठीक है, और इसका आइसोटोपिक वेट, टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं, आइसोटोपिक वेट एक दिया गया है हमारे पास 11, एक दिया गया है हमारे पास 12 और एक दिया गया है हमारे पास 30. ना परसेंटेज अकरेंस 11 वाले का कितना है 85%, 12 वाले का कितना है 10% एंड 13 वाले का कितना है 5%. और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज एटॉमिक वेट. फॉर्मूला जानते हैं, समेशन ऑफ mi(xi) डिवाइड बाई समेशन ऑफ xi. कैसे करोगे यहां पर, जैसे इस 11 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, सबको जोड़ दो. कैसे, 11 इंटू 85 प्लस 12 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 5 डिवाइड. अब जितने परसेंटेज अकरेंस उसको जोड़ दो, तो 85 प्लस 10 प्लस 5. इसको सॉल्व करें जरा कितना आता है. तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1120 डिवाइड बाई हो जाएगा 100. ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. मतलब इसका एक्चुअल एवरेज वेट कितना मिलेगा, 11.2 मिलेगा. कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एवरेज वेट निकाला जाता है. तो इसको कॉपी करो, इसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग बात कर लेते हैं. ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है. द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर 10, 12 एंड 14 यूनिट. मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है E, इसकी 3 आइसोटॉप्स हैं. एक आइसोटॉप जिसका वजन है 10, एक आइसोटॉप जिसका वजन है 12 और एक आइसोटॉप जिसका वजन है 14. दिस इज अ आइसोटोपिक वेट. आइसोटोपिक वेट ना परसेंटेज अकरेंस अगर देखते हैं तो 10 वाले का कितना परसेंटेज है 80%, 12 वाले का कितना है 15% और 14 वाले का कितना है तो आपके पास 5%. नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. एटॉमिक वेट बोलो या एवरेज एटॉमिक वेट बोलो, बात बराबर है. तो अगर एवरेज एटॉमिक वेट निकालें हम, फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा mi(xi) बाई सिग्मा xi. कैसे निकालोगे यहां पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबको जोड़ दो. यानी कि 10 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 14 इंटू 5 डिवाइड बाई परसेंटेज अकरेंस को जोड़ो, 80, 15 एंड 5. 80, 15 एंड 5. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 1050 डिवाइड बाई क्या होगा 100. सॉल्व अगर करते हैं तो आएगा 10.5. दिस इज अ एवरेज वेट या फिर एटॉमिक वेट. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जैसे आपने पहले वाला किया, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन था. इसको कॉपी करो, फिर आगे और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है. एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट m इज 51.7. इस बार क्वेश्चन पर एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया गया है 51.7. इफ 2 isotopes of m are m50 and m52 are present. हमारे पास एलिमेंट है m जिसकी 2 आइसोटॉप्स कही जा रही है, एक जिसका वजन है 50 और एक जिसका वजन है 52. ठीक है, दिस इज अ आइसोटोपिक वेट. आइसोटोपिक वेट. कैलकुलेट द परसेंटेज अकरेंस ऑफ M50. परसेंटेज अकरेंस के बारे में बात करते हैं. इसको मान लो x%, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए.
तो अगर इसको x बोल रहे हैं तो ये क्या होगा 100 माइनस x होगा। नाउ फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट इसके बराबर होगा सिग्मा mi(xi) डिवाइड बाई सिग्मा xi। एवरेज वेट क्वेश्चन पर गिवन है आपके पास 51.7। अब सिग्मा mi(xi) बात करो, यानी 50 इंटू एक्स प्लस इसकी बात करो तो 52 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई। अब इन दोनों को सम करोगे x प्लस 100 माइनस एक्स, तो सॉल्व करने से कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 51.7 इंटू 100 इज इक्वल टू 50x प्लस 52 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5200 हो जाएगा माइनस 52x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 5170 इज इक्वल टू 50x प्लस 5200 माइनस 52x। अच्छा 5200 को उठा के इधर ले आओ तो 5170 माइनस 5200 इज इक्वल टू 50x माइनस होगा 52x। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा -30, और इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा -2x, माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर कितना मिल जाएगा 15% मिल जाएगा। अब जरा सुनो, M50 का परसेंटेज अकरेंस आपने कितना माना था x%, जो किसके बराबर हो गया 15% के बराबर हो गया। अगर आप M52 के बारे में पूछते हैं तो क्या माने थे 100 माइनस x%, दैट मीन्स 100 माइनस 15 सॉल्व करेंगे तो आएगा 85%। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज अकरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जरा कॉपी करो, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स हुज एटॉमिक वेट आर 10.01 एंड 11.01। आपके पास एक बोरोन है जिसके 2 आइसोटॉप्स हैं, एक आइसोटॉप्स जिसका वजन है 10.01 और दूसरा आइसोटॉप जिसका वजन है 11.0, जिसको आप आइसोटोपिक वेट कह रहे हैं। परसेंटेज अकरेंस देख ले हम, द एवरेज वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज 10.81। जो एवरेज वेट दिया गया है ये कितना गिवन है तो 10.81 है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स इन नेचुरल बोरोन। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन किए। तो इसके लिए आप मान लो x% और इसके लिए बोल लो 100 माइनस x%। नाउ एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, सिग्मा mi(xi) डिवाइड बाई सिग्मा xi। सॉल्व करके देखें 10.01 इंटू एक्स यहां से आ जाएगा, प्लस यहां पे बात करें तो 11.01 इंटू 100 माइनस क्या होगा x हो जाएगा। अब इन दोनों का सम x प्लस 100 माइनस x कितना होगा तो 100 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में एवरेज वेट दिया गया 10.81, तो यहां पे ले लो 10.81। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10.81 इंटू 100 इज इक्वल टू 10.01 x प्लस 11.01 यानी 1101 माइनस 11.01 इंटू एक्स होगा ऐसे। इसको उठा के इधर करेंगे तो 1081 माइनस 1101 इज इक्वल टू 10.01 x माइनस 11.01 x। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू -x, यानी नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो x बराबर मिल जाएगा कितना 20%। यानी जो बोरोन 10.01 वाला था जिसको आपने x% मान के चला था, x% मान के चला था,
तो ये कितना मिल गया आपके पास 20% हो गया। ना बोरोन 11.01 वाला आपने इसको 100 - x बोला था, दैट मीन्स 100 - 20 सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा 80% मिल जाएगा। तो दोनों का परसेंटेज अकरेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। आइसोटॉप्स क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। साथ में एवरेज वेट के रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स भी करें। 2 टाइप के न्यूमेरिकल था, दोनों ही हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना आइसोबार के बारे में। जो आइसोबार है ना, ये आइसोटॉप का सिर्फ उल्टा होगा। कहने का मतलब ये है कि आइसोटॉप्स हम लोग उसको बोलते थे जहां पे एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग होता था। आइसोबार उसको बोलेंगे जहां पे एटॉमिक नंबर अलग होगा और मास नंबर आपके सेम होंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज having same mass number but different atomic number called आइसोबार। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 3, और एक है आपके पास हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 3। तो आप यहां पे देखें तो एटॉमिक नंबर दोनों में अलग अलग है, लेकिन मास नंबर दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर अलग हो और मास नंबर सेम हो तो वैसे सिचुएशन पे नाम क्या देते हैं, आइसोबार नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं फाइंड आउट करूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना मिल गया 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना मिल गया 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करूं तो कैसे निकालते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। यानी कि 3 में से 1 वैल्यू कितना मिलेगा 2, और यहाँ 3 में से 2 वैल्यू कितना मिलेगा 1। मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग मिलेगी और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। ठीक है, नाउ कुछ और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करें। जैसे मान लो आर्गन है, पोटेशियम है और आपके पास कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18, इसका हो गया 19 और इसका हो गया 20, बट मास इसका मैं 40 मान रहा हूं, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो आप देखें इन तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है आपका, सेम है। इसका मतलब ये तीनों क्या है आपका, आइसोबार है। क्या है, आइसोबार। सिमिलरली अगर कंसीडर करूं मैं टिटेनियम 50 to 130, जेनन 54 130 एंड बेरियम 56 130। आप इस वाले केस में भी देखेंगे तो एटॉमिक नंबर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मास नंबर क्या मिल रहा है, सेम सेम मिल रहा है। अगर एटॉमिक नंबर अलग हो, मास नंबर सेम हो, तो वैसे सिचुएशन पर आइसोबार हम लोग नाम देते हैं। और आइसोबार में जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम सेम मिलेगा, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं हम लोग, आइसोबार हैव similar physical properties but different chemical properties। ये दूसरा हम लोग एटॉमिक स्पीसीज के बारे में जान चुके हैं कि आखिर आइसोबार होता क्या है। क्लियर है, इसको कॉपी करो, उसके बाद थर्ड एटॉमिक स्पीसीज के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आइसोटोन और आइसोन्यूट्रॉन के बारे में। एक बात जरा ध्यान से सुनना, आइसो का मतलब होता है इक्वल, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं सेम। आइसो जहां पे भी दिखेगा ना,
समझ जाना, इक्वल है या फिर वो सेम सेम है आपका। अब यहां पे सेम क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन सेम होने वाला है। मतलब आप कह सकते हो एटम ऑफ डिफरेंट elements having same number of neutron called isotone या आइसोन्यूट्रॉन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब यहां पे न्यूट्रॉन जो होंगे वो आपको सेम नंबर पे मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि हमारे पास है हाइड्रोजन 1 3 और एक है आपके पास हीलियम 2 और 4, 2 और 4 ले लो यहाँ पे, ठीक ना। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करूं तो कैसे निकालते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी 3 में से 1 जाएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा 2, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो आप देखो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो चुकी है, इसका मतलब ये दोनों स्पीसीज क्या है, आइसोटोन है या फिर आइसो न्यूट्रॉन है। सिमिलरली एक एग्जांपल और सोच सकते हैं, जैसे आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, 18 एटॉमिक नंबर 19 और ये हो गया 20, 40 मास, यहाँ पे 39 ले लेते हैं और यहाँ पे 38 ले लेते हैं। और इन तीनों में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करूं, कैसे निकालते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, यानी 38 माइनस 18 वैल्यू कितना मिलेगा 20, 39 माइनस 19 यहाँ भी वैल्यू कितना मिलेगा 20, और यहाँ पे 40 माइनस 20 यहाँ भी वैल्यू कितना मिलेगा 20। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में भी आपका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो रही है। इसका मतलब ये तीनों स्पीसीज कैसा बिहेव करने वाला है, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। सिमिलरली और एग्जांपल अगर आप सोचना चाहें, मैं लेता हूं कार्बन 613 और एक लेता हूं नाइट्रोजन 714, मैं इसके बारे में बात करता हूं और आपसे पूछ लूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड, दैट इज 13 माइनस 6 वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, और यहाँ पे 14 माइनस 7 वैल्यू कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ भी देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये स्पीसीज भी आपका आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन की तरह बिहेव करने वाला है। फिर एक और एग्जांपल आप सोच सकते हैं यहां से, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, 14 15 एंड 16, 30 31 एंड 32। अगर इस वाले केस में मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करूं, कैसे निकालेंगे, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, दैट इज 30 माइनस हो जाएगा 40, कितना वैल्यू मिल जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, 16, और यहां पे 31 माइनस 15 करेंगे तो भी कितना मिलेगा 16 मिलेगा, और यहां 32 में से 16 माइनस करेंगे तो भी कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये तीनों स्पीसीज भी आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन की तरह काम कर रहा है। आई थिंक आइसोन्यूट्रॉन क्या होता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है, द न्यूक्लियोइड्स having same isotopic number called isodiaphers. अब आइसोटोपिक नंबर क्या होगा, द difference of mass number and twice of
ट्वाइस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोटोपिक नंबर। दैट मीन्स अगर मास नंबर को मैं A मान लेता हूं और एटॉमिक नंबर को मैं Z मान लेता हूं, तो आइसोटोपिक नंबर क्या होगा? दिस इज A माइनस 2Z, दिस इज आइसोटोपिक नंबर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कंसीडर करें। जैसे हमारे पास दिया गया है यूरेनियम 92 और 235, और एक है हमारे पास थोरियम 90 एंड 231। इसके बारे में बात करते हैं। अब जरा आइसोटोपिक नंबर फाइंड आउट करो पहले। यहां पे आइसोटोपिक नंबर अगर ये बराबर मिल गया तो समझ जाओ ये आइसोडायफर्स है। कैसे निकालेंगे? A माइनस 2Z। A कितना है देखो, तो 235 माइनस 2 इंटू क्या होगा 92। सॉल्व अगर करते हैं तो 235 माइनस 4 18। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा 51। कितना आएगा? 51। ना इस वाले केस में आपके पास हो गया 231 माइनस 2 इंटू 90, दैट इज 231 माइनस 180। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ गया कितना? 51। तो आप देखें यहां पे आइसोटोपिक नंबर सेम सेम हो रहा है, और अगर आइसोटोपिक नंबर सेम हो जाए तो वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आइसोडायफर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पे हम लोग कंसीडर करें तो पोटेशियम ले लो और फ्लोरीन ले लो। 19 एंड 39 वजन हो गया इसका, और 9 और ये हो गया 90। ठीक है, अगर आइसोटोपिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, आइसोटोपिक नंबर कैसे निकालते हैं? मास में से ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। दैट इज 39 माइनस 2 इंटू 19, दैट मीन्स 39 माइनस 38 वैल्यू कितना मिल गया? 1। और यहां पर 19 माइनस 2 इंटू 9, दैट इज 19 माइनस 18 वैल्यू यहां पर भी कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप देखो यहां पर भी आइसोटोपिक नंबर सेम हो जा रहा है। अगर आइसोटोपिक नंबर सेम हो जाए तो वैसे स्पीसीज को नाम क्या देते हैं हम लोग? आइसोडायफर्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरा आप कॉपी करो। उसके बाद अगले एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चले बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉन। नाम से भी समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम सेम, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, वैसे मॉलिक्यूल या वैसे एटम या वैसे स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेगा? सेम से मिलेगा। तो आप कह सकते हैं यहां पे द मॉलिक्यूल्स या आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons called आइसो इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड सोचते हो, अगर आप N2O सोचते हो, और अगर आप CNO माइनस सोचते हो, अब ये तीनों में चेक करना है इलेक्ट्रॉन्स कितना कितना है। सबसे पहले यहां पे बात करो, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है ना। आप सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। कार्बन के पास कितना होता है? 6, ऑक्सीजन के पास हो गया 8, यहां पे भी हो गया 8, कितना आ जाएगा आपके पास? 22 इलेक्ट्रॉन। यहां पे बात करते हैं, यहां भी 3 हो गया स्पीसीज, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉन 7, 7 और 8, और यहां भी टोटल काउंट करेंगे आएगा 22 इलेक्ट्रॉन। यहां पे बात करते हैं तो स्पीसीज हो गया हमारे पास 3, यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है यहाँ पे। कार्बन हो गया 6, 7 और 8, और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन 1 जुड़ता है। भाई नेगेटिव जितना होगा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और पॉजिटिव जितना होगा इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। मैं लास्ट क्लास में बात कर चुका हूं। इसको भी सॉल्व करेंगे आएगा 22 इलेक्ट्रॉन।
अब देखो इन तीनों स्पीसीज पर या इन तीनों मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, आइसो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल यहां पे सोच सकते हैं, जैसे CO, Cn माइनस, और एक कंसीडर कर लो आप N2, इसकी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट करें, कार्बन के पास कितना 6, ऑक्सीजन के पास हो गया 8, यानी 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कार्बन पे 6, नाइट्रोजन पे 7 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 7 और 7 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हो गया। फिर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14। अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम सेम हो रहा है, तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ और एग्जांपल यहाँ पे सोच सकते हैं, जैसे H माइनस, हीलियम, लिथियम प्लस, और एक मैं ले लेता हूं बेरिलियम प्लस 2। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 पॉजिटिव है तो 2 कम हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां भी सारे स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये एक आइसो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आप चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं C6 और H6 के बारे में बात किया, दिस इज ऑर्गेनिक बेंजीन, है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक बेंजीन है। और एक है आपके पास B3, N3 और H6, ये है आपके पास इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इन दोनों में भी आप सोच करके चलोगे, ये दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिलेगी, सेम सेम मिलेगी। तो वैसे स्पीसीज या वैसे मॉलिक्यूल या वैसे आयन जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कॉपी करो इसको, इसके बाद एक लास्ट एटॉमिक स्पीसीज को हम लोग डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक लास्ट एटॉमिक स्पीसीज है आपके पास आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या है, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and same number of atom and same number of atoms called isosters। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, आपके पास है एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहले आप यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, कितना है देखो, तो कार्बन के पास 6 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अच्छा 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास हो गया कितना बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हो गया। इलेक्ट्रॉन तो भाई सेम से मिल रहा है। अब नंबर ऑफ एटम को भी देखना पड़ेगा, यहां पे कितना एटम है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, 3 एटम है। यहां पे 2 नाइट्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो यहां पे 3 एटम। तो आप देखो यहां इलेक्ट्रॉन भी सेम से मिल रहा है और एटम भी सेम से मिल रहा है, तो वैसे सिचुएशन पे आप इसको नाम क्या देंगे, आइसोस्टर्स नाम देंगे। कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप यहां पे सोच के चलो, जैसे C6H6 और एक मैं ले लेता हूं यहां से B3, N3 और H6। अभी मैंने आपको जस्ट बताया दिस इज ऑर्गेनिक बेंजीन एंड दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो मिलेगा 78 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी मिल जाएगा 78 इलेक्ट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ एटम को देखते हैं तो यहां पे कितना है 12, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो 12 हो गए। यहां भी कितना 336 यानी 12, यहां पे भी एटम हो गया। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन सेम है, एटम सेम है, तो इसको भी आप क्या नाम दे सकते हैं, आइसोस्टर्स नाम दे सकते हैं।
सिमिलरली अगर मैं एक बात बोलूं, एक मैं लेता हूं यहां पे एग्जांपल N2 और CO, इसके पास अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक करें तो कितना मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां भी कितना मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर ऑफ एटम को चेक करें तो कितना हो गया 2 एटम, और यहां पर भी कितना हो गया 2 एटम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया आइसोस्टर्स हो गया। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं यहां पे बता दूं आपका कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। आप एक बात याद रखना, जितने भी आइसोस्टर्स होंगे वो सब के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होगा, लेकिन हर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास आइसोस्टर्स की कंटेनिंग नहीं होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं पॉइंट पर, all isosters are isoelectronic species, isoelectronic species, but all isoelectronic species are not isosters। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आइसोस्टर्स हैं वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन हर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं। तो ये हमने आपको टोटल कंप्लीट एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बता दिया है। इसको कॉपी कर लो जरा, ठीक ना। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज की रीत नहीं। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरी इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर वेब थ्योरी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।